देखो बच्चों, तो पहला सेट आया था ये। क्या दे रखा है? वानखेड़े स्टेडियम, एक ओवल शेप क्रिकेट ग्राउंड है मुंबई में। द फाइनल मैच ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप वाज वंस प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एट दिस स्टेडियम। चार स्टैंड्स हैं: कपिल, गावस्कर, तेंदुलकर एंड गांगुली, टू ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऑफ ग्राउंड रिस्पेक्टिवली। पीपल बॉट टिकट्स फॉर दिस स्टैंड एंड वॉच द मैच एट दिस स्टेडियम। तो बेसिकली स्टेडियम का दे रखा है, चार स्टैंड्स दे रखे हैं। तो इनकी सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। The seats in each stand were in rows. Row 2 was behind row 1, row 3 was behind row 2, and so on in each stand. समझ में आता है? The number of rows in Kapil, Gavaskar, Tendulkar, and Ganguly stands were 20, 12, 15, and 10 respectively. Each row of a particular stand had an equal number of seats. हर row में equal number of seats है। ठीक बात है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इक्वल नहीं बोली, पर हर रो में पर्टिकुलर स्टैंड की, मतलब कपिल स्टैंड है जो, उसमें जितने भी रोज है सब में सेम नंबर ऑफ सीट्स है। पर कपिल स्टैंड और गावस्कर स्टैंड में अलग अलग हो सकती हैं। द सीट ऑफ रो वन आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। फिर सीट ऑफ टू वर n+1 से 2n। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन ठीक है, समझ में आती है। ऑक्यूपेंसी दे रखी है 55.55%, 60%, 57.14% एंड 53.84% रिस्पेक्टिवली। एंड due to COVID-19 pandemic, no two consecutive seats could be occupied in any row of all the stands। एक सीट छोड़कर एक सीट खाली रखनी ही पड़ेगी आपको। बच्चों, पहली बात, क्या बोलते हो? उठाने वाला क्वेश्चन था या एक बार के लिए आगे चलने वाला था? सर आगे चलने वाला। सर उठाने वाला था। उठाने वाला था। तो क्या लग रहा है ज्योति, आपने बोला उठाने वाला था, क्या क्या कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप बताएंगे? सर मैंने है ना ऑक्यूपेंसी निकाल दी, ठीक परसेंटेज है, को फ्रैक्शन के फॉर्म में करके। कर दिया, पहले डन। तो ये फिर करेंगे तो उससे 2 या 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे उससे दो या तीन क्वेश्चंस हो स्ट्रेट जाएंगे। फॉरवर्ड में। हाँ अच्छा, जैसे कि मैं देख लेता हूँ। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड इन नॉर्थ स्टैंड, बताइए कैसे करेंगे। सर 60% था, 60/100 बट इसमें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड पूछा है, वो 60%। तो परसेंटेज है ना। सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 60/100। हाँ ऐसे तो ही जैसे 53.84 है। आई गॉट अ पॉइंट। आप बोलो 60% है इसलिए 60, पर 60 तो हाँ परसेंटेज में दे रखा है। सर, इसको फ्रैक्शन में किया तो दैट मीन्स 100 में से 60 ऑक्यूपाइड है। और फिफ्टी थ्री हाँ पॉइंट एट फोर का अलग है, 57.14 का अलग आएगा। हाँ हाँ, ठीक बात है। तो 100 में से 60 ऑक्यूपाइड है, पर 200 में से 120 भी तो हो हाँ सकती है। हाँ सर। ठीक बात है। और कोई कुछ बच्चा बोलना चाहेगा? तो जैसे 55.55 है, उसको अपन राइट, 5/11 लिख सकते हैं। डेफिनेटली वही लिखना है। अब अब मैं 11 में 5 प्लेस करूंगी तो वो पॉसिबल होगा। अब मैं 22 अगर लेती हूँ, 22 में 10 प्लेस करना होगा मुझे, तो सर फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, मतलब ठीक है। वो 11x के टर्म्स में चलेगा वो नंबर ऑफ सीट्स। 11x भी नहीं बोल रहे आप बोल रहे हो 11 क्या ऑड मतलब मल्टीपल चलेगा। मतलब हाँ हाँ, ऑड मल्टीपल्स। चलो, बहुत बढ़िया पॉइंट है और बच्चों, आप जैसे लोगों ने अच्छा सिमिलरली। बोला। अब मैं बताता हूँ इसको हाँ कैसे करना चाहिए था। क्वेश्चन सब लोग को क्लियर है? मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे अपन डिस्कस करना स्टार्ट करें, ठीक है? एक मिनट दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सर लेते मेरे हैं। को इसमें फोर्थ पॉइंटर क्लियर नहीं है। मैं अभी पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, यदि ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाली फील नहीं आई है इसमें, ठीक है? ऑल्दो अभी क्लियर पिक्चर नहीं है दिमाग में क्या करना चाहिए। तो देखो बच्चों, कैसे स्टार्ट कर सकते थे। तो सबसे पहले आपको बोला गया कि चार स्टैंड्स हैं। ईस्ट में है कपिल, यहाँ पे कपिल स्टैंड है। फिर वेस्ट में है आपका गावस्कर, और फिर आपका नॉर्थ में है तेंदुलकर, और यहाँ पर है आपका गांगुली। ये चार, ये तो गावस्कर है और ये गांगुली है। ठीक बात है। अब इन्होंने मुझे बोला, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद जैसे तेंदुलकर स्टैंड में सपोज 3 सीट्स है एक रो में, तो वो ऐसे लाइन से लगी हुई है, ये रो 1, ये रो 2, ये तो समझ में आता है अपन को वैसे भी। इन्होंने ये हमको बोला तो ये तो हमको वैसे भी समझ में आता है कि ऐसी रोज होती हैं। कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी अपने लिए। उसके बाद तो ये वाली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा काम की नहीं है, मेरे को वैसे भी समझ में आता है। कपिल स्टैंड में 10 रोज हैं।
ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। 10 रोज है। गावस्कर में आपके 12 हैं और आपके तेंदुलकर में 15 है और यहाँ पर आपकी 10 रोज है। ये नंबर ऑफ रोज दे रखी है। कपिल में 20 थी, कपिल में 20 है। ये नंबर ऑफ रोज दे रखी है। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, मैंने नोट कर ली। आगे चलता हूँ। ईच रो ऑफ ए पर्टिकुलर स्टैंड हैज इक्वल नंबर ऑफ सीट। मतलब गांगुली रो में यदि हर रो में 2 सीटें तो 2 ही रहेंगी। यहाँ पे यदि 5 है हर में तो हर में 5 ही रहेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी समझ तो आती है हमको बच्चों, इसमें भी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। इसको भी टिक कर रहा हूं मैं। ये भी कुछ काम की नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ सीट्स की इंफॉर्मेशन है केवल। ये वाली बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। कपिल स्टैंड में जितने भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी उसका 55.55% ऑक्यूपाइड थे। 55.55%। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इन्होंने ये वैल्यू ही क्यों दी है। गावस्कर में 60% सीट्स ऑक्यूपाइड थी। तेंदुलकर में 57.14% ऑफ द सीट्स वर ऑक्यूपाइड और इसमें गांगुली में 53.84% सीट ऑक्यूपाइड थी। ये समझ में आता है, लिख लिया। और लास्ट इंफॉर्मेशन कि कोविड था तो कॉन्जिक्यूटिव सीट्स इन्होंने फिल नहीं करी थी, एक छोड़कर एक सीट ऐसे करी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहले तो ये जो वैल्यूज है ना इनका फ्रैक्शन हटाओ। ये फ्रैक्शन बहुत कंफ्यूज करता है ना। 60% इज वेरी इजी, 3/5 ये सबको समझ में आता है। 55.55 भाई ठीक है। 1 बाय जो अपना 9 5/1 होता है 11.11% होता है, तो ये 5/9 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ या ना बोलते रहा करो बच्चों, ऑनलाइन में ना थोड़ी दिक्कत होती है। इसी तरह आप इनको इनको मैं कैसे करना है वो सिखा दूंगा। पर दिस विल बी 4/7 एंड दिस विल बी 7/13। ये सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा फ्रैक्शन में नहीं करेगा ना उसके लिए इक्वेशन सॉल्व करना भारी रहेगा। अब एक बार इसका मतलब समझते हैं कि ये 4/7 का मतलब क्या हुआ यार। कोई बता सकता है क्या मतलब हुआ 4/7 का? सर 7 में से 4 सीट ऑक्यूपाइड है। हाँ, टोटल 7 सीट्स होंगी, उसमें से 4 ऑक्यूपाइड है। ऐसा पॉसिबल है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। यस। तो ये ऑक्यूपाइड यस सर। 2 3 4। इनका जो रूल था कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सीट ऑक्यूपाइड नहीं होनी चाहिए वो चल रहा है, चल रहा है वो रूल। पर बच्चों ये जरूरी थोड़ी 7 सीट ही हो एक रो में, 14 भी तो हो सकती है भाई। देखो सुनो मेरी बात सुनो। मेरे को यहां से ये पता चल रहा है कि 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। 7 का मल्टीपल नहीं हुआ तो क्या होगा? वो रूल नहीं बैठेगा सर। ये यदि 7 का जैसे ये 8 ले लिया मैंने सपोज, तो यार ये फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में हो सकती है कि नंबर ऑफ सीट्स कभी भी नहीं हो सकती ना फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी जिससे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं दैट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 7। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ पर 7 का मल्टीपल होना आ गई सर। जरूरी है, यहाँ पर 9 का मल्टीपल होना जरूरी है, यहाँ पर 13 का मल्टीपल होना जरूरी है और यहाँ पर 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। ये बात क्लियर है बच्चों आप लोग को? Yes, sir. ठीक है। यस सर। यस सर। अब चलो मैं तेंदुलकर पे ही आता हूँ या फिर इस पे आ जाओ। तेंदुलकर पे ही रहो चलो। अभी उसका डिस्कस किया था। आपने मुझे बोला 7 सीट्स में से 4 को ऑक्यूपाई कराना है, तो लो 1 2 3 4 5 6 7। और फिर मैं 14 भी ले लेता हूँ एक केस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 4/7 मतलब 4 सीट्स को ऑक्यूपाई कराना है आउट ऑफ 7। यदि मैं यहाँ पे वो ले लेता हूँ 14 ले लेता हूँ तो 4/7 इंटू 14 आ रहा है मेरा 8। मेरे को 8 सीट को ऑक्यूपाई कराना पड़ेगा आउट ऑफ 14। चलो करके देखते हैं। तो 1 2 3 4 हो रहा है यार, ये तो बढ़िया है। आया ना बच्चों? हाँ सर। आया ना? हो यस रहा सर। है ना? Yes, sir. अब मैं ये करता हूँ, हो सकता है 14 सीट हो यार, मेरे को क्या पता 7, तो मैं तो 14 मानता हूँ। 14 में से कितनी ऑक्यूपाई करवानी है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई बच्चों। 8th वाली तो मैं ऑक्यूपाई नहीं करवा पा रहा। ये बात समझ में आई क्या आप लोग को? हाँ हाँ, सर। sir. है ना, ये तो बिल्कुल. दिक्कत हो रही है यार। चलो कोई बात नहीं, एक बार 21 ले लो। तो यदि मैं 21 लेता हूं तो यदि मैं 4/7 इसको 21 लेता हूं तो मेरे को कितनी सीट्स ऑक्यूपाई करवानी पड़ेंगी? 12।
14 सीट बना रखी है मैंने, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मेरे को 12 ऑक्यूपाई करवानी है। अभी तक मैं कितनी करवा चुका हूँ? 7, 8, 9, 10, 11। यार ये क्या गड़बड़ हो रही है? तो फिर दिक्कत हो रही है। क्या बोलते हो बच्चों, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? मतलब आपको पता था यहाँ 7 का कोई भी मल्टीपल आ सकता है, पर आप कोई भी मल्टीपल ले नहीं सकते हो। आपको यहाँ पर केवल और केवल कितना लेना पड़ेगा? 7। 7। ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल 7 सीट्स थी एक रो में, और उसमें से 4 ऑक्यूपाइड थी। क्लियर है? 4 यस सर। ऑक्यूपाइड और टोटल 7, ये लिख दिया मैंने। बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब तो क्या ही है बच्चों, एक बार इतना पता चल गया तो ये 5n वाला लॉजिक भी समझा देता हूँ, उसके बाद तो मेरे हिसाब से पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा अपने लिए। 5n वाला लॉजिक लेके चलते हैं चलो एक बार। यदि 5n वाला मैं स्टार्टिंग से पूरा ही हटाता हूँ, जिसको भी बच्चों डाउट हो ना तो थोड़ा बोल देना। थोड़ा दिक्कत होती है ऑनलाइन में क्योंकि इन चीजों की, कई बच्चे जो बोल देते हैं उनको तो समझ में आ जाता है ना, तो बोल देना कोई भी डाउट हो तो। अब जैसे मैं मानता हूं कि ये जो 3/5 ऑक्यूपाइड है, ये जो 3/5 ऑक्यूपाइड है, अब मेरे को पता है क्योंकि नीचे 5 आ रहा है तो ऊपर कोई 5 का मल्टीपल ही लेना पड़ेगा, तभी ये जाके कैंसिल होगा और तभी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, इंटीजर में आएगी। ठीक है यार, मैं तो 5 सीट्स लेता हूँ, तो 5 में से मेरे को कितनी ऑक्यूपाई करवानी पड़ेगी? 3। 3। करके देखते हैं हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3। हाँ हो सकता है यार, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? पर मैं तो बोलता हूँ हाँ नहीं सर। यार, मैं तो एक काम करूंगा, 10 लूंगा ना, और 10 में से 6 ऑक्यूपाई करवाते हैं। चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से 6 ऑक्यूपाई करवाओ तो 1 2 3 4। अरे यार ये तो हो ही नहीं पा रही। तो क्या 15 हो पाएगी? क्या 20 हो पाएगी? नो सर। नहीं नहीं सर। होगी बच्चों। 3 सीट्स ऑक्यूपाइड हैं और 5 सीट यहाँ पर टोटल है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आ गई सर। अब देखो, गलत लॉजिक से आंसर निकल सकता है पर लॉजिक गलत हो जाएगा। मेरी बात सुनो, सब बच्चे सुन लो। ये जो अभी किया अपन ने, इसमें मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों के लिए ये समझना कि भाई ये 7 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, ये 13 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, ये बड़ी बात नहीं रही होगी। क्या बोलते हो बच्चों? हाँ सर। पर उसके आगे वाला पार्ट जो था ना सोचना, कि यार ये 7 ही क्यों लूं, या 14 क्यों नहीं, या 21 क्यों नहीं, वो थोड़ा सा लॉजिकल था मेरे हिसाब से। यहां पर भी अपन n को 13 ही ले सकते हैं, ये वैल्यू 13 ही हो सकती है। तो अपनी 7 ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ 13। ये बात सही है, समझ में आया? हाँ और सर। यहाँ पर भी अपना क्या चलेगा? यहाँ पर भी अपना 5 ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ टोटल 9 सीट्स। तो ये समझ पाया हूं मैं। अब क्वेश्चंस पे आता हूं जल्दी से। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड इन नॉर्थ स्टैंड? टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड इन नॉर्थ स्टैंड। अब देखो सुनो बच्चों, तकदीर से आंसर आ गया था। नॉर्थ स्टैंड की बात कर रहे हैं ये, नॉर्थ की। नॉर्थ में कौन बैठे हैं अपने? तेंदुलकर जी। कितनी रोज हैं? 15 रो हैं। हर एक रो में कितनी सीट हम्म, ऑक्यूपाइड है? 4। आंसर हम्म, कितना आएगा? 60। समझ में 60। आया क्या बच्चों? हाँ सर। यस सर। गांगुली स्टैंड में एक टिकट 2500 रुपए का है। टोटल कितना पैसा आया? गांगुली स्टैंड पे चलो भैया। गांगुली स्टैंड में 7 सीट ऑक्यूपाइड है पर स्टैंड में, और नंबर ऑफ रोज है 10, तो 70 सीट है। और हर सीट यदि 2500 रुपए की बिक रही है, बहुत पैसा आ गया यार ये तो। नहीं, 175 कुछ आ रहा होगा, देखना ऑप्शन है हाँ क्या? सर। आ गया, ये लो खत्म यार। इजी था बहुत। हम्म, Which of the following seats cannot be occupied in West End if every if after every 5 seats in each row there are commuting path? Adjacent to the commuting path are not considered as adjacent seats and hence both can be occupied. अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझाएगा कोई कैसे कर सकते हैं?
बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, कोई समझा सकता है ये क्या कहना चाह रहा है? थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? सर सर फिफ्थ। मैंने तो लाइक एक डायग्राम के वे में ड्रॉ कर दिया था। हाँ सर, लाइक पूरा बना लिया था। हाँ, मतलब पूरा और उसके 74 अकॉर्डिंग सीट्स सर बना ली इजीली थी, मतलब ऐसा? कैलकुलेट। हाँ मतलब सर फिफ्थ फिफ्थ पे वो कॉम्यूटिंग पाथ आ गया था, 4 और 6 पे जने बिठा दिए थे। नहीं सर, मैंने तो जो स्टार्टिंग की जैसे 10 10 10 ड्रॉ किया था, और अच्छा एडजेसेंट बीच में एक कम्यूटिंग पार्ट ड्रॉ कर दिया था। तो वो स्टार्टिंग वाले में सर लेफ्ट साइड पे 3 फिल हो रही थी, राइट साइड पे 3 फिल हो रही थी, मतलब एक रो में से आउट ऑफ 10 6 फिल हो रही थी। अच्छा ऐसे ठीक करके है। सर देन मल्टीपल्स चेक कर लिए थे उसके कि 20 फिर 23rd जो है वो ऑक्यूपाई नहीं हो सकता, ऐसा करके। सर 9 सीट पे मतलब 9 ही सीट आनी चाहिए थी ना इसमें। तो 5/9 था ना, तो 5 सीटें बिठानी थी 9 में से। ये कौन से स्टैंड की बात कर रहे हैं अपने? वेस्ट, वेस्ट में कौन है? गावस्कर? कपिल है सर, नहीं, हाँ वेस्ट पे गावस्कर है। गावस्कर है ना? तो हर 5 में से 3 सीट्स पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। और कोई बच्चा बताएगा कैसे कर सकते हैं? सर 5 सीट के बाद एक रोल मतलब कम्यूटिंग पाथ लगा दो और कम्यूट 5 लोग और बैठा दो उसी रो में। 5 लोग और बिठा दो। इन टोटल 6 लोग बैठ जाएंगे एक रो के अंदर। मैं एक बार बनाता हूँ इसको, यहाँ पे हो पाएगा क्या देखते हैं। हाँ, दिख रहा है बच्चों ये स्क्रीन पे? हाँ सर। है ना? तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि वहां पर 5 की सीट है। अब वहां पे जो गावस्कर था, गावस्कर में देखो अपन ने क्या किया था, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। गावस्कर ये वाला था, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया था, हर 5 में से 3 सीट को ऑक्यूपाई करवाया था। तो ठीक है, मैं यहाँ पे 3 सीटें ऑक्यूपाई करवा देता हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी। अब यहाँ पर एक पाथ है, तो ये गैप आ गया बेसिकली। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 सीट्स है, फिर एक पाथ है। फिर 1 2 3 4 5 सीट्स है, फिर एक पाथ है। इस तरह से चल रहा है। तो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इन वेस्ट एंड? बोलो बोलो बोलो। इसका कोई शॉर्टकट बता सर सकता है क्या, कैसे करें? सर सर जैसे फर्स्ट, सर जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें सारे ऑड वाली सीट्स फिल होंगी, सेकंड वाले में सारी इवन फिल होंगी। तो सारी इवन वाले जो इवन वाला रो है उसके इवन सीट्स होंगी, और ऑड वाला ऑड। समझे आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ समझ रहा हूँ। सर आप- आप जैसे बोल रहे हो कि ये एक, इसको इवन, ये फर्स्ट है तो ऑड पार्ट मान लो। तो ऑड वाले में सारी ऑड नंबर वाली सीट फिल हुई है, 1 3 5। फिर हाँ ये सेकंड वाला हो गया, तो इसमें 6 वाली हुई है, 8 वाली हुई है और 10 वाली हुई है। तो इवन वाले में सारी इवन वाली हुई है। यही कहना चाह रहे हैं हाँ, मैं मैं बात? ये हाँ। चलो, और कोई लास्ट चांस दे रहा हूँ, बता दो वरना मैं डिस्कस करता हूँ। चलो तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो पहला ऑप्शन है मेरे पास 23। अब मैं 23 कैसे चेक करूं? 23 ऐसे चेक करो बच्चों, केवल आप ये दो बना लो। मैं गेम ही खत्म करता हूँ यहाँ पे। मेरी बात ढंग से समझ लेना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अप्रोच कैसे निकालनी चाहिए वो सीख देखो। मैं ये दो बना लेता हूँ। अच्छा, आपको एक बात लगती है क्या कि ये जो दो है ये सेम अब रिपीट होते रहेंगे? ये देखो, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, जो थर्ड वाला था, आपको नहीं लगता वो फर्स्ट का कॉपी बनेगा? इसमें ये वाली और ये वाली और ये वाली सीट ऑक्यूपाई होगी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. एग्री करते हो सब बच्चे? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया। अब मेरे को एक बात का बट जवाब सर देना। हाँ बोलो। फर्स्ट और सेकंड भी तो सेम ही है ना, वैसे देखा जाए तो। बेटा वैसे तो सेम है, पर सीट नंबर का फर्क आ जाएगा। एक में ऑड नंबर चल रहा है, एक में इवन नंबर चल रहा है। जैसे है ना, इसकी सीट नंबर लिखूं ना यदि मैं, आप सही बोल रहे हो, डायग्राम वाइज तो सेम है, पर इसमें सीट नंबर क्या है? 6 8 और 10। हाँ सर हाँ। ठीक है। अब कौन सी बुक होगी बच्चों? 11 होगी
13 होगी और 15। अरे बढ़िया। अब कौन सी होगी? अभी खत्म कर देते हैं क्वेश्चन को। अब कौन सी होगी? ये और ये क्या है? 16 है, 16, 18, 18 और 20। मतलब 20। अब देखो तुम लोगों ने कैसे खत्म किया इक्वेशन को। 1 3 5 6 8 10 11 13 15 16 18 20। कुछ लॉजिक दिख रहा है? यस सर, अब 21 हाँ सर। पे 20 21 23 25 26 28 30। बच्चों क्या कर दिया अपन ने? जनरलाइज कर दिया। 23 फिल होगी, 38 होगी क्या? अरे क्यों नहीं होगी? 101 होगी क्या? अरे भाई क्यों नहीं होगी? 74 होगी क्या? अरे यार ये नहीं हो नहीं पाएगा। सर। समझ गए बच्चों कैसे करते हैं क्वेश्चन को? यस सर। है ना? हाँ सर। तो आप एक दो लाइन में करके देखोगे, आपको आइडिया लग गया कि क्या करना है, और आइडिया लगने के बाद तो खत्म है क्वेश्चन। बढ़िया। तो अच्छा क्वेश्चन था, डिसेंट सा था, कुछ डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं ज्यादा, पर हाँ ठीक ठीक था। आगे चले? चलें? यस सर। चलते हाँ हैं। सर। एक सेकंड यार, इसको हटाना कैसे है? यहाँ से हटेगा ये तो हटाएंगे। एक सेकंड बच्चों यार, ये थोड़ा अपडेट होता रहता है ना टूल, इसलिए एक सेकंड। ठीक है, ये वाला भी क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक इससे सेट का। एक सेकंड रुकना बच्चों, है ना? एक बार उस पर भी ले आता हूँ। If sports minister of the government of India was the man sitting in the middle of the fifth row of east end, then in which of the following seats did sport minister sit? अब ये तो बता सकते हो सेम लॉजिक लगा के बच्चों। हाँ है ना, सेम लॉजिक है, उसी तरह का लगा सकते हो ना? हाँ सर। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया। सेट कैसे करना था समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। हाँ चलो सर। मूविंग टू यस नेक्स्ट सर। सेट। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ठीक है? Six employees A, B, C, D, E, F completed their annual appraisal for the year this. The appraisal had two part, compulsory and optional. Compulsory part में तीन चीजें थी: self rating, peer rating and mentor appraisal. After the ratings were received in these three compulsory appraisals, the employee aspiring for promotion or change of profile had options to appraise individually by HR head, HOD of the other departments and chairman. Also, for each of these, any employee had a choice to be appraised or not to be appraised. In case of non-appraisal, N is mentioned in the place of rating in the table of the optional appraisal ratings given below. For each of these appraisal, an employee could get a rating 1 to 5. 1 का मतलब unsatisfactory, 2 is satisfactory, 3 is good, 4 is very good and 5 is excellent. और ये आपको वो दे रखा है एम्प्लॉय का वो सब। चलो स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन करना। यस सर। पहली बात तो आप लोगों से पूछूंगा, करने लायक था या नहीं था? नहीं। करने लायक था नहीं था? नहीं सर, इंस्टेंटली तो नहीं। नहीं था। चलो हाँ अब करके देखते हैं कि क्या चीज है भैया, ऐसा क्या था, देखते हैं। ठीक है यार, एक बात तो जो मन में फील आ रही है वो टेबुलर की फील आ रही है। हाँ सर, वही किया था। चलो, तो मेरे हिसाब से जो मैं समझ पाया हूं, देखना लिखता हूं, आप लोग बताना सही लिख रहा हूं या नहीं। कंपलसरी रेटिंग वाला पार्ट है। कंपलसरी रेटिंग में 3 लोग रेटिंग देंगे। कौन कौन? एक तो आप खुद को रेटिंग दोगे, सेल्फ जिसे कहा जा रहा है। आपके दोस्त लोग, पीयर लोग आपको रेटिंग देंगे, आपकी मेंटोर जो है वो आपको रेटिंग देंगे। ये कंपलसरी है। उसके बाद आता है अपना कौन सा? ऑप्शनल वाला रेटिंग। ऑप्शनल में क्या क्या ऑप्शन दिए थे इन्होंने अपन को? एक सेकंड देख लूं मैं। ऑप्शनल में दिए थे HR हेड, HODs और चेयरमैन। HR हेड, HOD और चेयरमैन। ये इस तरह से टेबल बनेगी।
तो कहीं ना कहीं फील तो आ रही है कि टेबुलर अरेंजमेंट टाइप का ही कुछ है, और यहाँ पर मेरी टोटल रेटिंग आ जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन लोग हैं उनके नाम लिख लेते हैं। तो वी हैव ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये वाली तो इन्होंने दे रखी है रेटिंग्स वगैरह, इन्होंने खुद नहीं लिख रखी है, तो मैं जल्दी से लिख देता हूं इसको। एनए है, कोई रेटिंग नहीं मिली, एनए है 5, 4, 3, 4, 2, एनए। एनए, एनए का मतलब जिसको अप्रेजल नहीं दिया गया, उनकी तरफ से कोई रेटिंग नहीं दी गई, 4 एनए। देन वी हैव 5, 5 एंड 4, देन 2 एनए एंड एनए। ठीक है, एबीई का सेम रेटिंग था, कंपलसरी अप्रेजल जब ओवर हो गया था तब तक उनका सेम रेटिंग था। तो मैं यहाँ साइड में नोट करता हूँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये लिख देता हूँ ये केवल कंपलसरी की बात है, ऑप्शनल वाले की बात या टोटल वाले की बात नहीं है। सर ई, ए बी ई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एबीई, ठीक बात है बेटा। उसके बाद ए हैड लेसर सेल्फ रेटिंग देन पीयर रेटिंग, ये अपन बहुत कर चुके हैं आजकल। सेल्फ रेटिंग कम है पीयर रेटिंग से, तो पीयर एक्स है तो सेल्फ कुछ कम वैल्यू होगी, राइट। हाँ बी सर। हैड लेसर पीयर रेटिंग देन सेल्फ रेटिंग, बी की पीयर रेटिंग कम थी सेल्फ वाली से, तो ये वाई है, तो ये वाई माइनस होगा। ई हैड लेसर मेंटोर रेटिंग देन सेल्फ रेटिंग, सेल्फ रेटिंग जो भी थी उससे कम उसकी यहाँ वाली रेटिंग थी, ये हो गया। ठीक है, हाँ सर। हाँ तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद सर आगे ई देखते का हैं है ना ये शायद तक। क्या। सर ये जो जेड जेड है वो ई हाँ, का है ना, एफ का थोड़ी ना है। great. सही बात है बच्चे, सही बात है, थैंक यू सो मच। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सी एंड एफ गेव इक्वल सेल्फ रेटिंग्स। सी और एफ की जो सेल्फ रेटिंग थी, इसको एक बार एम ले लो यार, ये दोनों इक्वल थी। वेयर इज एंड रिसीव्ड इक्वल पीयर रेटिंग, अच्छा पीयर रेटिंग भी इनको इक्वल मिली है, बढ़िया है, ये लो एन ले लो। वेयर इज एफ गॉट डबल द मेंटोर रेटिंग ऑफ सी, मेंटोर रेटिंग इज यदि इसकी क्या ले लें एम ओ, तो इसकी 2O होगी, ये समझ में आया। हाँ सर। आप बोलते रहो सर बच्चों। सी में जाएगा वो। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सही बात है, ठीक बात है, आगे चलते हैं। The total rating received by A, C, D, F were distinct prime numbers between 10 and 20. अरे वाह बढ़िया है। A, C, D, F की जो टोटल रेटिंग थी वो प्राइम नंबर थे 10 से 20 के बीच के, तो चार ही होते हैं, 11, 13, 17, 19, और सबके डिस्टिंक्ट थे, तो ये बढ़िया है। और बाकी जो दो जने बच गए, मेरे हिसाब से बी बच गया और ई बच गया, उनकी रेटिंग आ रही है 25 एंड 28। सही बात है बच्चों। यस सर। None of the employees got an unsatisfactory rating. Unsatisfactory I think था 1। 1 रेटिंग किसी को भी नहीं मिली है, तो 1 का तो गेम ही खत्म है, 1 तो किसी को भी नहीं देनी है। ठीक है, समझ गए। The existing salaries of all the employees are whole numbers, जो अभी सैलरी वो सारी होल नंबर है, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ कि जो सैलरी है that has to be whole number। और फिर इंक्रीमेंट का दे रखा है कि जिसका टोटल 0 से 10 के बीच में है उसको नो इंक्रीमेंट, 0% का इंक्रीमेंट है। और 11 से 15 5%, 16 से 20 पर 10%, ये ओवरऑल रेटिंग है, टोटल रेटिंग यदि आपकी इतनी है तो। उसके बाद आपका 21 से 25 यदि आपका है तो 15% का मिलेगा, और यदि 26 से 30 है तो आपको 20% का इंक्रीमेंट मिलेगा, ये इंक्रीमेंट्स है। अब जल्दी से दिमाग लगाते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। बच्चों कहां से शुरू करूं, बोलो आप लोग ही। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं यहाँ, बहुत कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। सर प्राइम नंबर वाले केस से। प्राइम नंबर वाले इससे सर 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 एक्चुअली 25 बी और ई 28 वाले वाले से। से। बी हाँ और सर ए बी की और ई वाले। वैल्यूज। सर हाँ। बी यार और एक बात बताओ,
बी के पास ऑप्शन है 25 से 28 का, मैं तो बी को 28 दूंगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है रेटिंग की जो आप दे सकते हो? 5। मिनिमम क्या है जो आप दे सकते हो? 2। वैसे तो 1 है, पर 1 देना किसी को अलाउड ही नहीं है ना, 1 तो किसी को दी नहीं ना, आपने मना कर रखा है ना ये। हाँ जी सर। अब देखो बच्चों, बी की ऑप्शनल रेटिंग आ रही है 11, और बी को टोटल आप 15 भी दिलवा दो ना तो भी 26 ही होगा। भाई मैं बोलूं भैया मैं तो 5 दिलाऊंगा, विच इज नॉट पॉसिबल ऑल दो, पर मैं फिर भी बोलता हूं, तो अब भी 26 ही होगा। बी कभी 28 पे पहुंच सकता है क्या? नहीं सर। तो 28 पे कौन था? ई। ई था। बी 25 पे था और ई 28 पे। अब देखो ई 28 पे है, उसमें से 554 14 रैंकिंग तो यही हो गई है, बाकी तीनों की मिला के 14 लानी है। आप मेरे को तीन वैल्यूज का सम 14 लाना है। मिनिमम आप कर सकते हो 2, मैक्सिमम कर सकते हो 5। जल्दी बोलो कैसे करोगे, जल्दी बोलो। 554 354 14 होता है। 554 हाँ 5 है, सॉरी सॉरी मैम, 554। पर ये तो z माइनस है, ये z है, तो यदि मैं इसको 5 दे दी तो इसको 4 देनी पड़ेगी, बोलो हाँ। हाँ सर। यस और सर। ये 5 कर दो, हो गया 554। 554 28, काम खत्म ही का, बोलो हाँ। अब इसी तरह अपन बी यस पर सर। आते हैं। बी को 25 करनी है, उसमें से 11 हो चुकी है बच्चों, 11 हो चुकी है 434 करके। तीन को मिलाकर आपको 14 की रेटिंग देनी है। 14 की रेटिंग कैसे दे सकते हो? 5 5 और 4, और 4 यहाँ पे क्यों? अरे आपने तो लिखवाया था y और y माइनस, तो यहाँ पे कम होना चाहिए था ना न्यूमेरिकली। हाँ यस सर। सर। ये बढ़िया यार बच्चों, शानदार। ये हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा मीटिंग 1 मिनट में बंद हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा आप लोग को, कर लेना, हाथों हाथ कर लेना, ठीक बात है। आगे चलते हैं। इन दोनों का तो क्लियर कर दिया, अब बोलो किस पे फोकस करें? सर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू E कंपल्सरी रेटिंग में। ए सर इक्वल ओ टू है बी वो इक्वल टू ई खाली 2 ही हो कंपल्सरी सकता है। रेटिंग वाला। अच्छा, ई की 14 रेटिंग है, बी की भी 14 है, तो इसका मतलब ए की भी 14 होनी चाहिए थी, और उसमें भी हाँ। एक माइनस है। 14 करने का एक ही तरीका है 554, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगी, और यहाँ पे 5 आएगी, और यहाँ पे 5 आएगी। ये लो, ये भी हो गया। तो ए का टोटल कितना हो गया वो भी पता चल गया, 15 19। 19। चलो ये भी हो गया, यहाँ से ए चला गया 19 लेकर, बढ़िया। और बोलो। सर ओ खाली 2 हो सकता है। ओ खाली 2 हो सकता है, मैं ओ को 1 दे नहीं सकता हूं। क्यों नहीं दे सकता? 1 देना अलाउड नहीं है। ओ को 3 दे दिया तो ये डबल ऑफ ओ रेटिंग 6 कैसे मिल जाएगी किसी को भाई? 6 तो अलाउड रेटिंग ही नहीं है। तो जो ओ की वैल्यू है ना बच्चों, क्योंकि एक जने को ओ मिली है, एक को 2 ओ मिली है, तो ओ केवल 2 ही हो सकता है, 1 दे नहीं सकता, अलाउड नहीं है। 3 दूंगा तो ये 6 हो जाएगी, 6 तो रेटिंग ही नहीं है। तो ओ हैज टू बी 2, और ये 2 है तो ये 4। अब मेरी बात सुनो, सी और एफ तो एकदम सिमिलर है, Mn2 Mn4। आगे भी इसको 2 मिला हुआ है, आगे इसको भी 2 ही मिला हुआ है, Na। हाँ तो बच्चों, तो यहां से अपन थे, कहां पर थे कि सी और एफ की बात कर रहे थे। सी की जो रेटिंग है, सी की जो रेटिंग है बच्चों, ऑडिबल हूं ना मैं प्रॉपर्ली? यस सर। हाँ सर। Mn22, ये सी की रेटिंग है। एफ की रेटिंग है Mn42। मतलब सी और एफ में देखा जाए तो केवल 2 का 11 और डिफरेंस है, 13। केवल 11 2 का 13 में जाएगा। डिफरेंस है। और इधर 19 तो पहले बुक हो चुका है, यदि 2 का डिफरेंस चाहिए तो क्या मिलेगा मुझे? 11 और 13, और उसमें से भी सी क्या होगा, 11 या 13? 11। 11। सी छोटा है तो 11, तो ये 13, और ए की तो वैल्यू बची है फिर 17, तो ये हो गया। ठीक बात है बच्चों। हाँ सर। अब मेरे को यहाँ पर यदि आप मेरे से वो इनका अप्रेजल भी लिखवाना चाहो तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 19 की टोटल रेटिंग है, तो मुझे पता है 19 की टोटल रेटिंग पे कितना अप्रेजल होने वाला है। कितना होने वाला है 19 की टोटल रेटिंग पे? यहाँ लिख रखा है मैंने साइड में। 19 की टोटल रेटिंग पे मिलेगा आपको 10%, यहाँ पर मिलेगा 15%, यहाँ पर मिलेगा 11 की रेटिंग पे 5%, यहाँ पर 17 की रेटिंग पे आपका हो जाएगा 10%। 28 की बेस्ट रेटिंग है भैया, 20% दिलवा देंगे।
और 13 पे आपको मिलेगा 5%। ये इनके इंक्रीमेंट आ गए। अभी ऑल्दो मुझे कंफ्यूजन है, किस चीज का कंफ्यूजन है बच्चों, कि ये जो इनकी डी की कैसे वैल्यूज आई 17 कैसे 13 करना है, वो कंफ्यूजन है। और ये m और n मिलाकर मेरे 7 हो रहे हैं, पर इसमें से m कितना है n कितना है वो कंफ्यूजन है। ये क्लियर हो सकता है क्या कंफ्यूजन? कभी भी ऐसे में अटक जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें नीड भी हो रही है इसकी या बिना इसके हो जाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन है पहला। सर मेरे को एक डाउट है बोलो बोलो बेटा बोलो। सर। अभी ना कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत आ रही थी, तो ये जो 11 17 और ये जो 13 बचा था, ये कैसे आपने लिखा, ये समझ में बिल्कुल नहीं आया मेरे को। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो सी और एफ के पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए थे, तो सी और एफ के बेटा सारे पॉइंट सेम है, केवल एक 2 और 4 का फर्क आ रहा है। इसका मतलब जो सी का टोटल जो भी होगा उससे 2 ज्यादा एफ का टोटल होगा, हाँ या ना? सर आगे समझ में आ गया। आ गया ना? इस तरह से 11 13 डिसाइड किया था। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं बच्चों। सेल्फ रेटिंग ऑफ एबीई मेरे हिसाब से बता सकते हैं। एबीई की सेल्फ रेटिंग पता है हमको, जाने दो आगे। सेकंड चलते हैं। व्हाट वाज द सम ऑफ द रेटिंग रिसीव्ड बाय डी इन कंपलसरी? डी का सम ऑफ रेटिंग बता सकते हैं, क्योंकि इसको टोटल 17 मिला है, ऑप्शनल में 4 मिला है, तो इधर 13 मिला होगा। बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल। What was the mentor rating for employee with the lowest total rating? सबसे गंदी जो टोटल रेटिंग रही है 11, उसकी मेंटोर रेटिंग कितनी थी? 2 थी भैया। सी है वो बंदा। मतलब यार ये क्वेश्चन अब तो क्या ही है। यदि डी की मैक्सिमम रेटिंग है केवल सेल्फ अप्रेजल में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू फॉर डी। और आखिरी क्वेश्चन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज गेट इंक्रीज सैलरी ऑफ 1.5 लाख? 1.5 लाख किसकी सैलरी हो सकती है? 1.5 लाख। ये क्वेश्चन कौन करके बताएगा? हम्म, 1.5 लाख किसकी सैलरी हो सकती है? सर जैसे 10% इंक्रीमेंट है तो उसकी 110x होगा, तो 1.5 लाख 110 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मतलब एक्सीलेंट आंसर, ए इज एक्सीलेंट नॉट द आंसर आंसर। हिमांशु, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। इन्होंने बच्चों एक लाइन बोली थी जो मैंने कहीं लिखी भी होगी, ये रहा। सबकी सैलरी किसमें है? होल नंबर में है। होल नंबर। अब देखो ए को 10% का इंक्रीमेंट मिला, तो 10% का इंक्रीमेंट मिला मतलब इसकी जो न्यू सैलरी है वो 1.1 टाइम्स ऑफ ओल्ड सैलरी हो जाएगी। क्या ये 1.5 लाख हो सकती है? अरे यार इससे क्या सैलरी पॉइंट में आएगी? तो नहीं हो सकती। समझ रहे हो बच्चों कैसे कर रहे हैं? हाँ सर। 15% का इंक्रीमेंट, तो 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू से ओल्ड सैलरी, क्या 1,50,000 हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर क्या हो सकती है? अरे 120। ये वाला 1.2 टाइम्स ऑफ ओल्ड सैलरी, क्या 1,50,000 हो सकती है? क्या 1.2 से डिवाइड हाँ होता है सर। 150? होता है ना बच्चों, यार हाँ है ये ना, बोल दिया करो। यस सर यस। हाँ सर होगा। तो फिर ठीक है, ये हो सकती है। इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1,25,000 ओल्ड सैलरी थी, उसमें 20% का इंक्रीमेंट, इसका 20% होता है 25,000 रुपए का इंक्रीमेंट, तो न्यू सैलरी हो जाएगी आपकी 1.5 लाख। बिल्कुल हो सकती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन था, ये आंसर आएगा इसका। तो ठीक है, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला पार्ट यही खत्म होता है। इजी क्वेश्चन था, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। यदि मैं स्टार्टिंग इस क्वेश्चन से कर देता तो मुझे लगता है मैं मैक्सिमम 15 मिनट में तो निपटा सकता था। 15 मिनट में मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर सकता था। तो दिस वाज क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था? ये रहा। आमिर इज ट्रेवलिंग टू 4 कंट्रीज। ये मैंने आज दिन में ही देखा था। इस तरह का क्वेश्चन होता है बच्चों जब करेंसी एक्सचेंज का होता है, एक अलग तरह का लॉजिक है, और ये एक लॉजिक एक बार सीख लोगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आमिर इज ट्रेवलिंग टू 4 कंट्रीज PQRS, जहां पे डिफरेंट करेंसीज चलती है ABCD।
तो मैं एक बात आपको पहले ही समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। जैसे सपोज करो आप कहाँ घूमने गए यार, कहीं भी चल जाओ, कहाँ जाओगे बच्चों? यूएस। यूएस घूमने गए, तो आप तो इंडियन रुपीज लेकर गए हो और वहां पे डॉलर्स चलेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर अपनी जो करेंसी है ना वो चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि आप इंडियन रुपीज तो वहां यूज नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। समझ रहे हो ना? तो देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। तो सपोज करो कोई आपके अपने यूएस से कोई इंडिया आया, अब $1 का रेट चल रहा है उस टाइम 80 रुपीज, मार्केट में 80 रुपीज चल रहा है $1 का रेट, ढंग से समझना। अब मैं करेंसी एक्सचेंज वाला हूं, मैं करेंसी एक्सचेंज करने वाला हूं, तो वो बंदा मेरे पास आया, वो बोला भैया ये $1 लो, इसके बदले मुझे 80 रुपीज दे दो। तो मैं बोलूंगा देख भाई बात ऐसी है, $1 तो ले रहा हूं पर 80 रुपए तो ना दूंगा, थोड़ा कमीशन खाऊंगा। समझ रहे हो बात? तो मैं उसको बोलूंगा यार मेरा 5% का कमीशन है, 80 का 5% होता है ₹4, तो मैं आपको 76 रुपीज दूंगा। ये बात समझ में आई क्या? सर यस सर। समझ में आई? सर ज्यादा रुपए देंगे यस। ना अपन, ज्यादा रुपए? मतलब अपन को चाहिए $1, तो अपन को तो देना पड़ेगा ना कमीशन। अपन को डॉलर नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि जैसे मेरे को करेंसी ए चाहिए, तो मेरे को 1 यूनिट करेंसी ए की कितने रुपए में मिलेगी? 1 यूनिट यदि मैं करेंसी ए की लूंगा ना वहां से, तो वो मुझको 220 रुपए लेंगे मुझसे। ये बात समझ में आई? ये 220 दे रखा है ना? हाँ सर। ठीक है, क्लियर हुआ जो मैं बोल रहा हूँ? जब मैं उनके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार मेरे को इंडियन रुपीज चेंज करके आपकी करेंसी ए दे दो, तो बोलेंगे ठीक है भाई साहब ले जाओ करेंसी ए, पर वो कितने में देंगे करेंसी ए मुझे? 220 220। रुपए में देंगे। अब मैंने ठीक उनसे है सर। थोड़ी बहुत करेंसी ए ले ली, मैंने सपोज करो 10 यूनिट ले ली करेंसी ए, 10 यूनिट मैंने खरीद ली, मैंने 2200 रुपए दे दिए उनको, ठीक बात है? समझ में आ रहा है? अब इन 10 यूनिट में से मेरी 8 यूनिट ही काम आई, मैं घूम फिर लिया उस कंट्री में जाके आराम से। अब वापस इंडिया आना है, तो ये जो बची हुई 2 यूनिट है उसका मैं क्या करूंगा? मैं उसके पास वापस गया कि भाई साहब अपनी 2 यूनिट वापस ले लो। समझ रहे हो? यस यस सर। सर। तो बोलता है सर ले लूंगा 2 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं 1 यूनिट के 190 रुपए ही दूंगा आपको। नहीं समझे बात? भाई लेते टाइम तो मुझसे समझ गया। ज्यादा ले रहा था, ज्यादा रुपए में बेच रहा था, और वापस करते टाइम सस्ते में ले रहा है। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। मैं कंट्री बी घूमने गया, मैं वहां जाके बोला कंट्री बी वाले को कि भैया आपकी करेंसी दे दो, तो उसने बोला कि भैया 1 यूनिट आपको यदि बी लेना है ना, 1 यूनिट बी, तो आपको 264 रुपए देने पड़ेंगे। मैं बोला ठीक है भाई, 264 रुपए दे दिए। मैंने सपोज करो फिर 10 यूनिट बी खरीद ली, 10 यूनिट बी खरीद ली। अब मेरे क्या हुआ, 10 में से 7 यूनिट तो काम आ गई, 3 यूनिट बच गई। तो जब 3 यूनिट बच गई तो मैं उसके पास वापस आया कि भैया 3 यूनिट वापस ले लो, आपने 264 रुपए के हिसाब से दी थी ना, तो 3 × 264 रुपए मुझे वापस दे दो। पर वो बोलता है नहीं भाई साहब, वापसी में ऐसा नहीं होगा, हम तो आपको 1 यूनिट के 228 रुपए ही वापस करेंगे। अभी क्लियर हो रहा है क्या? मतलब वो देते टाइम भी कमीशन ले रहे हैं, वापस लेते टाइम भी कमीशन ले रहे हैं। यस हाँ सर। सर। ये क्लियर है? चलो अब यदि ये क्लियर है ना, तो ये पूरा क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बेस्ड है बच्चों। करें? यस सर। किसी को लॉजिक पे दिक्कत हो तो पहले बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, पर लॉजिक समझ के करोगे तभी मजा आएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मेरा अजम्पशन है कि सबको क्लियर है। बहुत ही बढ़िया, शानदार बच्चे हैं। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस तरह के सेट कैसे किए जाते हैं एक बार समझ लो, कभी भी इस तरह का सेट आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं एक वो टेबल वगैरह बनाता हूँ कि भैया कैसे इन्होंने करेंसी वगैरह डिसाइड करी है, एक बार वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया
भैया इन्होंने दे रखा था ABCD का, तो ABCD बना लो, A, B, C और D। इसका बाय करने का प्राइस क्या है? बाइंग प्राइस आपको दे रखा है, बाय करने का प्राइस, बाइंग प्राइस जो है, बाइंग प्राइस वो दे रखा है। कितना है भैया? एक यूनिट आपको ए खरीदनी है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 220 रुपए। और जब आप उसको वापस बेचने आओगे कि भैया वापस ले लो मुझसे, तो वो आपको एक यूनिट के कितने रुपए देगा? मात्र 190 रुपए। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। इसी तरह बी यूनिट 264 में आपको बेचेगा और वापस जब वो खरीदेगा आपसे तो 228 रुपए ही देगा। इसी तरह 84 और 72 इसका दे रखा है, और इसी तरह 192 और 136 इसका दे रखा है। अब आगे क्या दे रखा है? आगे तो इन्होंने समझा रखा है, ये मैंने आपको बता दी लाइन। अब द यूनिट ऑफ करेंसीज ABCD बॉट बाय आमिर आर इन द रेशियो 3254। तो इसने कितनी बाय करी है वो लिख लेते हैं। तो बाय जो इसने करी है उसका रेशियो है 3254, 3x, 2x, 5x और 4x, ये उसने बाय करी है। और जो उसने वापस जाते टाइम दी है, सोल्ड करी है उसने, वो कितनी करी है बच्चों? 2124 का रेशियो है। तो 2y, क्योंकि वापस x नहीं ले सकता अब मैं, तो y और वापस 2y और यहाँ पे 4y। क्लियर हो गया ये? यस सर। The difference between the money spent by Amir on buying currency B and selling currency D was 1,02,400। जो B खरीदा, अरे भैया B कितने रुपए में खरीदी है? कौन बच्चा बताएगा मुझे? B को खरीदने में कितने रुपए लगे? B को 264 into 2x। वेरी गुड। ये किसने बोला भाई? ज्योति, ज्योति। बढ़िया। देखो बेटा उसने कितनी यूनिट खरीदी है? B की 2x। एक यूनिट कितने में खरीदी है? 264 में। तो ये वो पैसा है जो उसको खरीदने में लग गया। और डी को वापस बेचने में कितने रुपए मिल रहे हैं? बेच कितनी रहा है? 4y यूनिट्स। और एक यूनिट कितने की बेच रहा है? 136 रुपीज की। और इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है 1,02,400। ये समझ में आया नहीं आया? हाँ जी सर, आगे। अगला थर्ड, if Amir would have received the base price selling price for currency C, then he would have received। यार बच्चों ये पता है क्या, केवल समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, वरना एक क्वेश्चन अब देखोगे ना बहुत इजी है। ये तो बाइंग और सेलिंग प्राइस है। क्या यूनिट जो करेंसी ए है वो 220 रुपए की है या 190 रुपए की है? नहीं, वो होगी शायद 200 रुपए की। तो मैं बेचते टाइम आपसे 20 रुपए का कमीशन ले रहा हूं और आप वापस खरीदते टाइम 10 रुपए का कमीशन ले रहा हूं। तो ये जो प्राइस है ना, जितने की वो करेंसी एक्चुअली है, उसको अपन कहेंगे बेस प्राइस। बेस प्राइस, ठीक है? तो इसका बेस प्राइस मेरे को नहीं पता, मैं मानता हूं करेंसी ए का बेस प्राइस था स्मॉल ए, इसका था स्मॉल बी, इसका था स्मॉल सी, इसका था स्मॉल डी। अब ये मुझे बोल रहा है कि यदि आमिर ने जब बेचा ना करेंसी सी, तो यदि जिस रेट में उसने बेची, पहली बात तो उसने कितनी यूनिट बेची? 2y। कितने की बेची? 72। 72 की जगह सी में बेचता ना भाई, सी को 80 रुपए मान लो कि 80 रुपए की थी, पर उसको वापस लेने में 72 ही मिल रहे थे। तो यदि वो 72 की जगह 80 रुपए लेता ना उन 2y चीजों के, तो उसको 1200 रुपए का फायदा हो जाता। ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? मैं दोबारा समझा दूं। उसने सी ऐसे करेंसी जो बात बेची वाला है बता। वो 2y यूनिट बेची है, और हर एक यूनिट के उसको 72 रुपए मिले हैं, 72 रुपए। पर ये बोल रहा है कि 72 की जगह उसको एक्चुअल प्राइस मिल जाता ना ₹80 पर यूनिट का, तो उसको 1200 रुपए ज्यादा मिल जाते। क्लियर है? हाँ सर, आ गया। और द करेंसीज फॉर कंट्री P and Q were bought 10% above the corresponding base exchange rate। P और Q की करेंसी जो खरीदी गई है ना, बाय प्राइस जो है, बाइंग प्राइस जो है उसकी, वो बेस प्राइस का 10% ज्यादा है।
मतलब वो बेस प्राइस का 1.1 टाइम्स है, और जो सेलिंग प्राइस है उसका वो बेस प्राइस से 5% कम है, मतलब वो बेस प्राइस का 0.95 टाइम्स ही है। कंट्री आर के लिए जो बाइंग प्राइस है, बाय करने वाला बाइंग प्राइस, वो 12% ज्यादा है, मतलब वो ओरिजिनल प्राइस का 1.12% है, 1.12 टाइम्स है, which is less than the selling exchange rate of currency as। अब ये देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, all the base price were integral values। खत्म। अब अपना काम शुरू हो रहा है बच्चों, जो क्वेश्चन था वो समझ चुके हैं, बेसिक टेबल बन चुकी है। मेरे को एक बार बता दो, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करूं? सर बेस बेस प्राइस निकाल प्राइस। देते हैं। एक्सीलेंट। अरे भैया बेस प्राइस पे बहुत कुछ डिपेंडेंसी लग रही है मुझे। बेस प्राइस निकालो। पी और क्यू की बेस प्राइस है ना, बाइंग प्राइस का 1.1% था, तो मैं मानता हूं ये एबीसीडी तो करेंसीज हैं, और ये जो कंट्रीज थी वो पी क्यू आर एस है। अपन को इसको भी मैच करना है कि पी कौन है, क्यू कौन है, आर कौन है, एस कौन है, राइट। अब सुनो, मैं मानता हूं कि जो 192 है ना, ये है पी या क्यू में से कोई एक कंट्री, ये है पी या क्यू में से कोई एक कंट्री। तो ये जो 1.192 है, ये 1.1 टाइम्स होना चाहिए था बेस प्राइस का। तो बेस प्राइस मेरी आनी चाहिए थी 192 डिवाइड बाय 1.1। हाँ या ना, सही बोल रहा हूँ बच्चों? हाँ सर। अब देखना कितना आ रहा है, डिवाइड करना एक बार। अरे भैया ये तो भयंकर पॉइंट में आ रहा है। हाँ सर, ये तो पॉइंट्स में आ रहा है। तो क्या पी या क्यू में से कोई भी, पी या क्यू में से कोई भी ये 192 वाला हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता बच्चों, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अच्छा 192 की जगह 84 ले लो भाई, क्या दिक्कत है? 84 को डिवाइड करना 1.1 से, जल्दी करो। सर 264 जा रहा है, बेटा 240 आ रहा जाएगा है बेस मेरा, प्राइस। मैं उसको धीरे धीरे लेकर आऊंगा ना, इसीलिए। एक बार 84 को डिवाइड करो। 84 भी पॉइंट्स में जाएगा सर। और तो फिर 84 भी नहीं हो सकता। और ये और 264 हो 220 और सकता है क्या? 264 रहेगा। 264 हो सकता है क्या? हाँ, हो अरे जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, इससे 240 आ जाएगी। और 220 हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो 200 सकता है, आ इससे जाएगी। 200 आ हाँ सर। जाएगी। मेरे को पता चल गया, पी और क्यू में से कोई एक ये है, कोई एक ये है। इसकी बेस प्राइस थी 200 रुपए, ये 220 ले रहा था आपसे, और इसकी थी 240 रुपए, और 264 ले रहा था आपसे। और एक बात और देख लो, क्या ये 95% में भी बेच रहा था वापस से लेते टाइम? 200 रुपए की चीज आप मेरे पास लेकर आए, मैं बोला भैया 5% कमीशन खाऊंगा। कितना होता है 200 का 5%? 10। 10। हाँ तो देख लो ना, 200 की जगह 190 तो दिए, सही बात है, एकदम सही बात है। हाँ 240 रुपए की चीज है, आप 5% कितना होता है 240 का? 12 रुपए। तो देख लो 240 की जगह 228 ही दे रहा है, एकदम सही बात है। मेरे को पता चल गया पी और क्यू कंट्री कौन सी है, ऑल दो कंफ्यूजन है पी कौन सी क्यू कौन सी। पर पता चला या नहीं चला बच्चों? हाँ सर। किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। तो मुझे अब पता चल चुका है कि पी और क्यू में कौन कौन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो बाद में देखेंगे भाई, क्या दिक्कत है। अब आर के लिए इन्होंने बोला था 1.12 टाइम्स है, 1.12 84 हो रहा है या 192 हो रहा है, जल्दी देखो। आर के लिए जो भी बेस प्राइस है उसका 1.12 टाइम ऑफ बेस प्राइस मस्ट बी इक्वल टू या तो 84 या फिर 84 इक्वल टू 192। बोलो कौन सा होगा आर? 84 हो रहा है। 84 हो रहा है, हाँ हाँ 75 आ सर। रहा है। 75 आ रहा है। तो देखो मतलब हुआ क्या बच्चों, 75 रुपीज की करेंसी थी, मेरे को खरीदते टाइम तो 84 रुपए का रेट लगा दिया, और जब मैं वापस देने गया उसको तो 72 रुपए में वापस ले रहा है मुझसे। चलो कोई बात नहीं, लॉजिक क्लियर हो गया। तो ये कौन हो गया? आर हो गया। और अब मेरे को आर भी पता चल गया, तो फिर एस तो बचा हुआ एक ही होगा। ये क्लियर है आप लोग को? हाँ यस बोलो। हाँ सर। सर। हाँ सर। बहुत ही बढ़िया बच्चों। अच्छा यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, यार ये सी की वैल्यू पता चल गई क्या? सी की वैल्यू पता चल गई क्या? अरे सी की वैल्यू पता चल गई ना, हाँ तो बोलो। हाँ सर हाँ 75। हाँ सर। सर। हाँ सर। तो फिर हाँ। वाई की वैल्यू पता चल गई क्या? हाँ सर। 60। और वाई की वैल्यू पता चल गई, 200 सर। तो क्या एक्स की वैल्यू पता चल गई क्या?
हाँ सर। अरे यार बच्चों, खत्म कर दिया आप लोगों ने तो, खत्म कर दिया। जैसे y की वैल्यू पता चली वहां से x आ जाएगा। x को सॉल्व करो एक बार, कितना आ रहा है? तब तक मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। y 200 आया, तो ये 2y, y 2y और 4y था, 2124। तो 2 का मतलब 400 यूनिट थी, 200, 212 और 4, 4 मतलब 800। x कितना निकाला? 400। x 400 आ रहा है, और x 400 है, तो ये वैल्यूज में भर देता Yes, हूँ। sir. 3254 कितना होगा? 3, 2, 5 और 4। बहुत बढ़िया यार बच्चों, ये तो बहुत हद तक पता चल गया अपन को क्या क्या है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े। ये तो इजी सेट था यार, बहुत इजी सेट था। क्या था देखते हैं। सर वो तक हाँ, बोलो बोलो बेटा, कौन डाउट है? क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में एस का सेलिंग एक्सचेंज करेंसी वाला जो लाइन है उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि सेलिंग एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी एस का जो था ना, एस का जो सेलिंग रेट था 136, ये उससे सब कम दे रखा था। तो ये तो वैसे भी आ गया, उसका कोई सेंस ही नहीं आया, कोई यूज में ही नहीं आई। वो लाइन यूज में ही नहीं आई अपने, उसके बिना यूज किए अपन को पता चल गया PQRS कौन कौन है। अब देखो, द करेंसी फॉर कंट्री आर वर सोल्ड बाय आमिर एट द एक्सचेंज रेट एट कितना परसेंट, मतलब कंट्री आर की जो एक्सचेंज रेट थी ना, कितना परसेंट कम में बेच रहा था वो। 75 रुपीज की चीज को 72 में बेच रहा है। कितना परसेंट कम हुआ ये, कितना परसेंट? 3 कम हुआ 75 पे, है कि नहीं बच्चों? 3 रुपए कम मिले 75 पे, तो हाँ सर। कितना परसेंट हो गया ये? 4%। है क्या ऑप्शन? अरे यार, मिल गया। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ करेंसी एस डिड आमिर स्पेंड ऑन द ट्रिप? करेंसी एस कितनी स्पेंड कर दी? 1600 खरीदी थी, 800 वापस दे दी। दिख रहा है, बाय में 1600, सोल्ड में 800। 1600 खरीदी थी, 800 वापस दे दी। कितनी खर्च कर दी? 800। मैक्सिमम हाउ मच मनी आमिर कुड हैव रिसीव्ड मोर, एक्स्ट्रा कितना मनी मिल जाता उसको यदि वो पी को एक्सचेंज रेट पे बेच देता? पी, अभी मेरे को कंफ्यूजन है पी कौन सा है, पर यदि पी ए वाला है तो 400 यूनिट बेच रहा है वो 190 में, और जबकि उसको मिलने चाहिए थे 200 रुपए, तो 10 रुपए का फर्क आ रहा है, तो टोटल 4000 रुपए का फर्क आ जाएगा। और यदि वो बी है तो वो 200 बेच रहा है, एक कितने की बेच रहा है? 228 की, जबकि बेचनी कितने की चाहिए थी? 240 की, तो 12 रुपए का फर्क आ रहा है, तो 2400 का फर्क आ रहा है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों? 4000। अरे यार, जाने दो यार, लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो। आमिर ने जो करेंसी डी है ना, वो P% ऊपर खरीदी थी और P-5% नीचे बेची थी। एक बात बताओ मुझे, एक बार ढंग से समझना। मेरी जो बेस प्राइस है वो ये है, आप मेरे से P% तो ऊपर खरीद रहे हो, ये तो आपकी बाइंग प्राइस हो गई, है ना? और जब बेचने आ रहे हो तो P-5% नीचे बेच रहे हो, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो बेटा ये बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? 2P-5%। बोलो हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर। और रुपीज में कितना डिफरेंस है इन दोनों में? 192 और 136 में? 56 का। तो दिस परसेंट ऑफ, कितना परसेंट? 2.2P-5% ऑफ करेंसी डी इज इक्वल टू कितना? 56 रुपीज। पहला पॉइंट तो ये आ गया। आया या नहीं आया? आ गया सर।
अब इसमें दो वेरिएबल है पी और डी, वैल्यू कैसे निकलेगी? मेरे को पी की वैल्यू निकालनी है। ऐसे भी मत करो, आपको इजी सर तरीके से, ऑप्शंस में से पुट कर दो, और इजी ऑप्शन से तरीके पुट से, कर दो डायरेक्ट। नहीं और इजी तरीके से समझाता हूँ। डी को जब मैं खरीदने गया तो मुझसे P% ज्यादा लिया गया, तो 1+P% पे बेचा गया मुझे डी को, और ये वैल्यू मेरे लिए कितनी थी? 192। भाई डी रुपीज की थी ना उसकी बेस प्राइस, पर जब आप खरीदने गए तो आपसे P% ज्यादा लिया जा रहा है, तो डी में जब P% ज्यादा लिया जा रहा है तो 192 का बिक रहा है। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये हो गई, खत्म हो गया। और अभी भी समझ में नहीं आया तो ऐसा भी कर सकते हो कि डी है, जब इसको वापस मैं बेचने जा रहा हूं तो मेरे को ओरिजिनल प्राइस से 2P-5% कम मिल रहा है, और तब जाके मुझे मिल रहा है कितना? 136 रुपीज। एक इक्वेशन ये हो गई, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, पी और डी की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। बाकी बच्चे ना बोल रहे, नहीं हुआ क्या बच्चों? सर सर एक लास्ट बार वाला वापस क्वेश्चन बता क्लियर दो। हुआ। लास्ट वाला क्वेश्चन वापस बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा वैसा है। ये लो सुनो, ये हटा रहा हूँ, पूरा हटा रहा हूँ, है ना, स्टार्टिंग से समझा। सब हटा देता हूँ। देखो, मेरे को ये बोला गया है कि डी करेंसी की बात कर रहे हैं। डी करेंसी का सेलिंग प्राइस कितना है? जल्दी बोलो। 136 रुपीज। और उसका बाइंग प्राइस कितना है? 192 रुपीज। ये समझ में आया? यस सर। अब इसने मुझे बोला कि जब मैं खरीदने जाता हूं ना, तो वैसे तो मुझे डी रुपीज में मिलना चाहिए था, पर मुझसे ये P% रुपए ज्यादा ले रहे हैं। तो क्या इतने रुपए लिए मुझसे? डी 1+P/100, और तब जाके ये मुझे पड़ा 192 रुपीज का। ये क्लियर है? हाँ सर। और बाकी बच्चों को? यस सर। हाँ सर। जब मैं बेचने गया तो डी रुपीज मुझे मिल जाने चाहिए थे, पर इसने मुझे उसमें से 2P-5% रुपीज कम दिए हैं, तो एक्चुअल में से इतना कम होके मिला है मुझे। और ये वैल्यू क्या मेरी 136 के इक्वल होनी चाहिए थी? सर 2P-5 क्यों? दे रखा है ना बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो। ये देखो P माइनस, अरे सॉरी यार, 2P-5 क्यों? P-5 होना चाहिए, सॉरी, P-5। अभी क्लियर है? यस सर। अब एक बार मैं इसको सॉल्व भी करा देता हूँ, चलो। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डी 100+P/100 डिवाइडेड बाय डी, ये हो जाएगा 100-P+5, 105-P/100, और यहां पर आएगा बच्चों आपका 192 डिवाइडेड बाय 136। 100 से 100 कटा, डी से डी कटा, और इसको भी काट लो ना। 136 8 से कटेगा क्या? 200 8 से कटेगा क्या? कट जाएगा। 8 से कितनी बार में जा रहा है ये? 24, है ना? और 8 से ये जाएगा, कितने में जाएगा यार, दिमाग ही नहीं लग रहा। 17। 17। 17। हाँ, तो ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो गया मेरा 1700+17P इज इक्वल टू 24 × 105, जितना भी होता है। 17 8 जा होता है क्या यार? क्या बात कर रहे हो? 136 होता है 17 8 जा? हाँ होता है यार। और यहां पर आ जाएगा माइनस का कितना P? 24P। तो ये हो गया 41P इज इक्वल टू, ये हो गया 1700 माइनस ये कितना होगा?
जो भी हो रहा है 24 into 105 करना कितना होता है? 2520। 2520 में से 17 हो गया 820। हाँ तो आ गया ना P20, एग्जैक्टली 20 आ गया P, बढ़िया। ये करना था बच्चों, अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। A certain number of cyclists participated in road cycle race held at Greater Noida. They all started the race at same time and each of them finished in different position. Out of these, 8 cyclists were from 8 different cities. ठीक बात है। A, B, C, D, E, F, G, H. These 8 cyclists were assigned unique numbers 1 to 8. Order में नहीं है। These 8 cyclists finished the race in unique position from 1 to 12. ठीक बात है। तो ये 8 साइक्लिस्ट है और इन्होंने 1 to 12 पोजीशन में फिनिश किया है। क्या कंडीशन से देखते हैं? कंडीशन है साइक्लिस्ट 8 वॉज फ्रॉम सिटी जी। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मेरे को पता है कि इनकी पोजीशन जो है वो 1 से लेकर 12 के बीच में कुछ रही है, तो मैं वो लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मुझे ये भी पता है कि ये लोग 8 ही थे, इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि किसी पोजीशन पे कोई साइकिलिस्ट रहे होंगे और कोई पोजीशन खाली भी रही होगी। तो सर और बेटर ये रहेगा ना कि साइक्लिस्ट लिखे अपन, फिर उसके बाद है ना वो ABCD वाला सेक्शन बनाए, उसके बाद पोजीशंस अपन लिखे हैं, एज इन ये 1 to 12 देखो ना लिखे और उधर बस फिल करें। जनरली पोजीशन लिखना अच्छा रहता है, उसका रीजन देता हूं मैं। इट्स नॉट लाइक कि मैंने लिख दिया इसलिए अच्छा है, पर उसमें क्या होता है बेटा कि है ना, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना तो ऑर्डर डिसाइडेड होता है पहले, तो आपका कंफ्यूजन, जैसे मैं बोलता हूँ ये इसके पीछे ये इसके आगे है, तो आप कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट होता है ना वो खत्म कर चुके हो जब होते हो, जब आप ऑर्डर में लिख रहे हो चीजें। जब आप उनको ऑर्डर असाइन करते हो तो ये गड़बड़ होने की चांसेस रहती हैं, तो बेटर रहेगा कि आप ऑर्डर खुद लिखें। ठीक है। ठीक है हाँ सर। अब देखो साइक्लिस्ट 8 वॉज फ्रॉम सिटी जी, C8 जो था वो सिटी जी से था, कहीं यूज नहीं कर पा रहा, अभी साइड में नोट किया, इधर से हटाता हूं। सेकंड, ओनली 3 साइक्लिस्ट फिनिश द रेस इन इवन नंबर पोजीशन। 3 साइक्लिस्ट थे जिन्होंने इवन नंबर पोजीशन पे किया है, और टोटल तो 8 थे, तो बाकी 5 साइक्लिस्ट ने क्या किया है? और ऑड पोजीशन कितनी है टोटल? अरे वाह बच्चों, तो 6। 6। तो 6 में से 5 ऑड पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं और इवन के लिए तो 3 ही ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ 6। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। अमंग द 8 पार्टिसिपेंट साइक्लिस्ट 4 जो है वो फर्स्ट आया है और फर्स्ट इवन नंबर की पोजीशन पर आया है। अरे यार ये क्या पॉइंट हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कौन समझाएगा? वो फर्स्ट आया है और इसका और मतलब वो उसकी सेकंड पोजीशन इवन पोजीशन पे नंबर आया है, हो। इसका मतलब पोजीशन 1 पे कोई भी नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। भाई समझ गए पोजीशन 1 पे कोई भी क्यों नहीं आएगा, मैंने कैसे बोल दिया? क्योंकि साइक्लिस्ट जो C4 है ना वो फर्स्ट आया है और वो इवन नंबर वाली पोजीशन में आया है, इसका मतलब वो फर्स्ट आया है और वो पोजीशन 1 पर नहीं आया। तो यदि कोई पोजीशन 1 पे आ जाता तो फिर वही फर्स्ट हो जाता ना। तो इससे मेरे को पता चल गया कि पोजीशन फर्स्ट में इन 8 साइक्लिस्ट में से तो कोई भी नहीं आया। आई होप क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर C4 की नहीं भी तो सर कोई बात पोजीशन नहीं। सेकंड कंफर्म हो जाएगी। C4 की सेकंड कंफर्म हो जाएगी। अरे हाँ हाँ। ये पॉइंट था ना, 5 ऑड में नहीं से सर 4 6 भी में हो से, सकती है। नहीं बेटा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। C4 की फर्स्ट पोजीशन जो है ना वो सेकंड कंफर्म हो जाएगी, मैं बताता हूं कैसे हो जाएगी। आप एकदम सही बोल रहे हो प्रतीक। देखो बेटा, साइक्लिस्ट जो थे वो ऑड पोजीशन 6 में से 5 ऑक्यूपाई करेंगे, 1 कैंसिल कर चुके हो आप, तो इसका मतलब 3 भी ऑक्यूपाई होगी, 5 भी होगी, 7 भी होगी, 9 भी होगी और 11 भी होगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और ये सारी ऑक्यूपाई होगी, तो यदि मैं साइक्लिस्ट 4 को फर्स्ट लाना है तो उसको 2 पर ही रखना पड़ेगा। यदि मैं उसको 4 पर ले आऊंगा तो 3 वाला हो जाएगा ना फर्स्ट। हाँ सर।
समझ आ गया। यार बढ़िया पॉइंट। तो C4 यहीं आएगा, ये वाला यूज किया, C4 इवन पे ही आएगा, वो यहीं आएगा। और मेरे को ये भी पता चल गया कि ऑड पोजीशन कौन कौन सी फिल हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, साइक्लिस्ट 5 पोजीशन, जो साइक्लिस्ट 5 की पोजीशन थी ना, दैट वाज ट्वाइस साइक्लिस्ट 3 की पोजीशन। ठीक है भाई, देख लेते हैं। साइक्लिस्ट, हाँ ठीक है, देख लेते हैं। साइक्लिस्ट फ्रॉम सिटी सी फिनिश लास्ट। सिटी सी वाला जो था ना बच्चों, वो लास्ट आया है। अब लास्ट 11 या 12 वो नहीं पता मुझे अभी तक, आगे देखते हैं। तो साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट 5 तो डेफिनेटली इवन होगा, हाँ साइक्लिस्ट 5 इवन होगा डेफिनेटली। तो इवन दो में इवन कौन पता कौन चल थे? गए। हाँ, इवन था C4, C5 भी इवन होगा क्योंकि वो 2 into समथिंग हो रहा है, इट हैज टू बी इवन, राइट। साइक्लिस्ट और 7 जो है, C7। और वो भी इवन है। ये लो, तीनों इवन पता चल गए, ये भी इवन है। 3 कैसे? 3 कैसे? ये 5। कौन बच्चा ओके पूछ रहा ओके है? सर, ओके। मैं पूछ रही थी सर, हो गया हो गया। क्लियर है? हाँ। मुझे लगा आपने 3 लिखा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, वो राइटिंग ऐसी थोड़ी बचपन से ही। एनीवेज, साइक्लिस्ट 1 फ्रॉम सिटी डी। अरे ये तो दे रखा है कि जो साइक्लिस्ट 1 है ना, वो सिटी डी से है। ये सिटी डी से है साइक्लिस्ट 1, और इसने साइक्लिस्ट 3 से पहले फिनिश किया है। ठीक बात है। अब देखो ज्योति, ये जो ऑर्डर लिखा है ना, इसमें ये आगे पीछे का कंफ्यूजन नहीं होता। जब अपन वैसे लिखते हैं तो वो कंफ्यूजन होता है, ये हाँ बात सर, ध्यान रखना। साइक्लिस्ट 6 ठीक है ने सर। 8 से पहले फिनिश की थी, पर 2 के बाद में फिनिश की थी। तो ये पॉइंट्स दे रखे थे बच्चों। अब अपन को दिमाग लगाना शुरू करना है। ठीक बात है, कहां से स्टार्ट करें? एक मिनट दो सोचने को मुझे, कहां से स्टार्ट करना चाहिए। ये मैंने इंफॉर्मेशन जहां तक यूज कर ली है। सिटी सी लास्ट में आएगा, सिटी सी का मुझे कुछ पता नहीं है। C7 इवन है, ये भी मैंने लिख लिया है एक बार तो साइड में कि इवन है। C2 C6 C8 इनका कुछ मुझे पता नहीं है अभी। तो साइक्लिस्ट 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। सर फोर्थ वाले से स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे फोर्थ को भी वाले यही से। लग रहा है क्योंकि जो डबल का वो दे रहा है इवन लाना। तो चलो, साइक्लिस्ट 3 को क्या सर वो बोल सुबह सकते हैं? फिफ्थ हो सकता है। साइक्लिस्ट 3 को क्या मैं सर 3 ले लो। साइक्लिस्ट 3 को क्या मैं 3 ले दूं? यस सर। हाँ सर। अरे नहीं सर, क्योंकि साइक्लिस्ट 3 यदि 3 है तो उससे पहले तो साइक्लिस्ट 1 आएगा ना। 7th वाला पॉइंट देखो। हाँ हाँ या ना, 7th वाला पॉइंट देखो, साइक्लिस्ट 3 से पहले तो साइक्लिस्ट 1 है। और यदि आप हाँ सर सर। 5 या 10 ले। थर्ड पोजीशन पे रख दोगे तो 1 वाले को कहां लेके जाओगे बेटा? और मेरे को एक और चीज लिख लेने दो, ऑड पे कौन कौन है? 1 2 3 6 और 8, ये सारे ऑड है। तो साइक्लिस्ट 3 नहीं हो सकता, ये बात समझ में आई? सब वो 5 भी हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ 5 ही हो सकता है, यस हाँ सर। 5 सर। 6 और अब 12 मजा हो नहीं आया ना सकता, 12 फिर बच्चों, से इवन हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, या 5 होगा या 7 होगा। अरे यदि 7 हो गया तो उसका डबल 14 पोजीशन तो कहां पे दोगे आप C5 को? 9 दे नहीं सकते। अरे केवल और केवल क्या दे सकते हैं? 5। और ये कौन हो गया अपना? C3। समझ में आया नहीं आया? हाँ और सर। C1 हाँ इससे सर। पहले था। और मजे की बात है, C1 भी ऑड पे ही था। ये देखो लिखा हुआ है ऑड में, मैंने C1। 3 C3 पहले। से पहले ऑड में रखना है C1 को। अरे यार ये लो, और C1 तो D से था, ये लो। आ रहा है मजा? और 10 सर, 10 पे C5। ये यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक कैसे किया अपन ने? हाँ सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे क्या है? अब C5 सर लिख देते 10 हैं फिर। पोजीशन, हाँ C5 लिख देंगे। C5 लिख देते हैं क्योंकि C5 पता चल गया, ये रहा C5 है ट्वाइस ऑफ C3। तो C5 आ गया यहाँ पर 10 पे, ये भी ऑक्यूपाई हो गई। इवन में अपनी 2 ऑक्यूपाई हो चुकी है 3 में से। सर 5th पॉइंट सिटी सी वाज लास्ट, तो 12 होएगा ना? क्यों बेटा, लास्ट 11 भी तो हो सकता है। कौन हाँ सा वाला सर। पॉइंट बोल रही हो आप? सिटी सी वाला ना? 5th। हाँ, उसमें नहीं कह सकते अभी। 11th वाला भी तो जो भी है वो भी तो सिटी सी से हो सकता है।
सर ये 8th पॉइंट यूज हो जाएगा ना, C2 C6 6 C8 वाला, हाँ ये तीनों क्योंकि ये इवन, तीन ही ये पोजीशन बची 2 है। 6 और 8 तीनों ऑड है, तो मेरे हिसाब से तीन ही ऑड बची हैं अब। क्यों? तो इनका ऑर्डर C2 C6 और C8 पता चल गया, बोलो हाँ। चल गया यस पता? सर। हाँ सर। पर C8 तो G है, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, तो ये G हो गया। और लास्ट वाला तो C था, फिफ्थ वाला पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पर एक C वाला आना अभी तो बचा है। और जो मैं तीन इवन नंबर ढूंढ रहा था, दो तो मिल गए थे मुझे, P7 हो गया सर, C वही तीसरा 12th नंबर वाला, यही है। और तीसरे नंबर पे और ये आएगा C का कौन? C4 5 और 7 ही तो थे इवन, तो 4 5 तो आ चुके हैं, तो ये C7 ही आएगा, बोलो आया ना? यस सर। 1 2 हाँ सर। 3 4 5 6 7 8 सब करवा दिया बच्चों आपने, खत्म, सब करवा दिया, शानदार। अब देखें इनके क्वेश्चन क्या है। साइक्लिस्ट सी को कौन सा नंबर असाइन था? सिटी सी वाले को 7 नंबर असाइन था भैया, देख लो। आ गया आंसर। व्हाट वाज द थर्ड लास्ट पोजीशन नंबर जो साइक्लिस्ट को मिली है? थर्ड लास्ट 10th पोजीशन है जो थर्ड लास्ट है, देखना। आ गया आंसर। हाउ मेनी साइक्लिस्ट एट बोथ देयर असाइन्ड नंबर एंड पोजीशन नंबर ईदर इवन और ऑड? या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, ऐसे कितने लोग हैं? अरे ये कैसे हैंग हो गया? देखते हैं। तो एक तो ये वाला मिल गया जो दोनों इवन है, ये वाला दोनों ऑड है, ये वाला दोनों ऑड है, खुद का नंबर और पोजीशन नंबर ऑड है। ये वाला नहीं है भाई, एक ऑड एक इवन है। ये वाला भी नहीं है, एक ऑड एक इवन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो तीन मिल रहा है मुझे, तो ऐसे तीन ही आंसर है। तो बच्चों ठीक है, क्या बोलते हो, कैसा क्वेश्चन था? सर सबसे इजी। हाँ सर, ये पहले किया था। है कि नहीं? चलो अब डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए था।